हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल एकदम कम समय में अधिक व प्रमुख पॉइंट के साथ तथा एग्जाम में इससे बनने वाले प्रमुख प्रश्न भी देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्त सारणी की। अगर बात करें तो 5 प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं आवर्त सारणी के योगदान में। तो पहला हम देख लेते हैं लेवोइजर। लेवोइजर जो है इसके अलावा जो है केमिस्ट्री के आधुनिक केमिस्ट्री के जो जनक भी कहे जाते हैं। लेकिन आवर्त सारणी में इनका क्या प्रमुख योगदान है, तो इनका प्रमुख योगदान ये है कि इन्होंने तत्वों को उनकी प्रकृति के आधार पर अम्ल व क्षार में वर्गीकृत किया और बताया कि जो अम्लीय प्रकृति के तत्व है वह अधातु हैं और जो क्षारीय प्रकृति के तत्व है वह धातु है। लेवोइजर का यह आवर्त सारणी में सबसे पहला वो प्रमुख योगदान रहा है। इसके अलावा अगर हम डॉबर्नियर को देखें तो डॉबर्नियर जिन्होंने सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया और तत्वों को त्रिक या ट्रायड के रूप में व्यवस्थित किया और इनके समय ज्ञात तत्व थे 15 से 18। उनको इन्होंने जो 5 ट्रायड बनाए, मतलब कि 3-3 एलिमेंट को का एक ग्रुप बनाया और उनको इस तरह से व्यवस्थित किया कि पहला व तीसरा जो तत्व था उनका अगर औसत द्रव्यमान निकाले तो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। इस तरह उन्होंने बताया, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर लिथियम का हम देखें तो लिथियम का 3 हो गया और सोडियम का 11 और पोटेशियम का जो है 19। ये हो गए परमाणु क्रमांक। अगर इनको हम डबल कर दें तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, लिथियम का हो गया 3 मतलब 6 परमाणु द्रव्यमान हो गया और सोडियम का हो गया 11 मतलब कि 22 हो गया और तीसरे वाले का कैल्शियम मतलब 19 दूनी 38 परमाणु द्रव्यमान हो गया। 38 और 6 अगर हम जोड़े 44 को अगर हम का और एवरेज निकाले तो आ जाएगा 22, जो कि इनका जो त्रिक नियम यहाँ सफल होता है। लेकिन इसके बाद आने वाले जो ट्रायड थे उनमें यह असफल रहा, मतलब वेरिएशन धीरे धीरे आने लगा, अतः यह असफल रहा। ये हो गया डॉबर्नियर का ट्रिक नियम। डॉबर्नियर के बाद आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 1866 में अष्टक नियम दिया और इनके समय ज्ञात तत्व थे 61 और 61 तत्वों को इन्होंने 56 स्थानों पर व्यवस्थित किया तथा 5 तत्वों को जो है डबल स्थान पर रखा, मतलब 2-2 के जो है पेयर बनाए और 5 स्थानों पर इस तरह उन्होंने रखा। तथा इन्होंने जो है अपनी आवर्त सारणी दी थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और पहली वाली भी इन्होंने जो दी थी मतलब डॉबर्नियर ने वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दी थी। जैसे कि हमने देखे थे पहला ट्रायड और तीसरे के ट्रायड का अगर औसत द्रव्यमान निकाले तो बीच वाले के बराबर आता है। अतः यह जो थी डॉबर्नियर की वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। अब न्यूलैंड ने भी जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल व्यवस्थित की थी और इन्होंने जो 56 स्थानों पर 61 एलिमेंट को व्यवस्थित किया था। इन्होंने कहा था कि पहला तत्व जो है 8वें तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है, जैसे, लेकिन इनका यह सिद्धांत जो है कैल्शियम तक ही सीमित रह पाया, मतलब आधी पीरियोडिक टेबल इनकी ही सफल रही। उसके बाद जो है वेरिएशन आने लगे, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण जो है मैच नहीं होने लगे, अतः यह असफल रहा था। इन्होंने जो है इसके अलावा हाइड्रोजन का भी स्थान नियत नहीं कर पाए थे। मेंडलीव आते 1869 में और इन्होंने इनके समय ज्ञात 63 तत्वों को 8 ग्रुप तथा 7 आवर्त में व्यवस्थित किया और इन्होंने जो है सबसे पहले जो बढ़िया काम किया, इन्होंने जो है अपनी जब पीरियोडिक टेबल अरेंज करी, मतलब तत्वों को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, तो इन्होंने नए बनने वाले तत्वों के लिए जो है स्थान छोड़ दिया था। उसके अलावा जो इन्होंने तत्वों को लेकिन परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही व्यवस्थित किया, जो कि इनके असफल का प्रमुख कारण रहा था। इसके अलावा इन्होंने हाइड्रोजन को भी नियत स्थान नहीं दे पाए थे, न ही आइसोटोन या आइसोटोप को इन्होंने परिभाषित कर पाए थे, इस कारण भी यह असफल रहा। अब इसके बाद आते हैं हेनरी मोजले ने जो है अध्ययन किया और देखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो कि सबसे लगभग इन तीनों में सफल रही। हेनरी मोजले ने तीनों का अध्ययन किया और मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार किया तथा इनके समय जो है नोबेल गैसों की भी खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने तत्वों को इस तरह से अरेंज किया, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया और पाया कि तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण जो है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अतः जो परमाणु क्रमांक जो है, मतलब तत्वों का जो गुण है परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं। और इन्होंने जो है नए तत्वों के लिए स्थान भी छोड़ा और नोबेल गैस को जो है अंतिम ग्रुप में रखा, जो कि निष्क्रिय गैस कहलाती है या उनका जीरो समूह भी कहते हैं। इनकी सफलता का प्रमुख कारण रहा इन्होंने तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया तथा पीरियोडिक टेबल का जो है आधुनिक स्वरूप इन्होंने प्रदान किया हेनरी मोजले ने। इन्होंने जो कथन दिया था तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यह भी एग्जाम में डायरेक्ट कथन पूछा जाता है, किसका कथन है। अब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं और समझते हैं इसमें आखिर क्या क्या खासियत है और क्या क्या बात याद रखने लायक है। तो अगर देखिए सबसे पहले तो इसमें होते हैं 18 ग्रुप और 7 आवर्त। 18 ग्रुप यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे यहाँ तक के जो है 18 ग्रुप है। और अगर इस तरह हॉरिजॉन्टली देखें तो ये है 1 2 3 4 ऐसे जो है ये 7 जो है आवर्त हो गए। और ये जो है ग्रुप दिख रहा है आपको, एफ ब्लॉक है, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक या
ट्रांजिशन एलिमेंट इसे कहते हैं, जो कि लेंथेनियम श्रेणी के हैं। ये लेंथेनियम हो गया, ये एक्टिनियम हो गया। इसी में जो है ये 14 ग्रुप 28 एलिमेंट जो है इसी में आते हैं, लेंथेनियम और एक्टिनियम में। लेंथेनियम के 14 और एक्टिनियम के 14, ऐसे टोटल 28 होते हैं दोनों श्रेणियों में। तो इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से। तो पहला जो ग्रुप हो गया इसको बोलते हैं अल्कलाइन मेटल, मतलब क्षारीय धातुएं, मतलब ये धातु मेटल हो गए, ये धातुएं मेटल हो गई। और दूसरा ग्रुप जो है उसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। तो पहला ग्रुप होगा अल्कलाइन मेटल, दूसरा हो गया क्षारीय मृदा धातु मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, दूसरा ग्रुप हो गया। और तीसरा अगर हम इधर आते हैं 11वें ग्रुप पे, 11वां ग्रुप ये इसको बोलते हैं कॉइन मेटल्स कहते हैं, कॉइन मेटल ग्रुप कहते हैं, है ना। तो ये 11वां आपको याद रखना है, कॉइन मेटल ग्रुप, ये हो गया 11वां कॉइन मेटल ग्रुप। और उसके बाद अगर हम आते हैं 12वीं के बाद जो देखेंगे तो 13वां बोरॉन, इसको कहेंगे बोरॉन फैमिली। 14 को पहला कार्बन है तो इसको कहेंगे कार्बन फैमिली। तीसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को निकोजन या पिकोजन फैमिली भी कहते हैं या नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन वाली फैमिली है तो ऑक्सीजन को कहेंगे हम चाल्कोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद जो है फ्लोरीन, तो इसे कहेंगे हेलोजन ग्रुप कहते हैं इसे। और अंतिम में जो दिया है ये नोबल गैस है जिनकी वैलेंसी होती है 0, मतलब ये इनके जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0, तो ये जो कहलाते हैं नोबल गैस या 0 ग्रुप इसे कहते हैं। और इनकी खोज हुई थी सन 1900 में, रामसे द्वारा इनकी खोज की गई थी, वैज्ञानिक रामसे RAMSAY, रामसे द्वारा इनकी खोज की गई थी। ये हो गए हमारे पीरियोडिक टेबल के कुछ फैक्ट। अब इसको हम और देखते हैं। इनको जो है मुख्यतः हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला भाग जो हो गया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये हो गया 1 और 2, ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया यहाँ से 13 से लेके 18 तक के ये पी ब्लॉक। और उसके बाद 3 से लेके ये जो हो गया 12 तक के इसे बोलते हैं SP। और ये हो गया D ब्लॉक। और ये जो हो गया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से लेकर यहाँ तक ये हो गए F ब्लॉक। F ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और D ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातुएं। S और P को संयुक्त रूप से बोलते हैं रिप्रेजेंटिव एलिमेंट या प्रतिनिधि तत्व। S और P को बोलेंगे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटिव एलिमेंट। D को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट और इसके नीचे वाले को F ब्लॉक को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये होगा 4 ब्लॉक। अब इसके बाद हम देखें 13 से लेके 18 तक के, इसमें जो है ये हो गया यहाँ से जो पीले वाले जो दिख रहे हैं, पीले से लेके हरे तक के, ये हो गए पूरे नॉन मेटल। और ये जो हो गया ये हो गई नोबल गैसेस, ठीक है, ये हो गए नॉन मेटल, ठीक है। और उसके बाद ये जो जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है, ये वाले जिगजैग फॉर्म में हल्का ब्राउनिश ग्रीन, ये हो गए मेटोलॉइड, ये हो गए मेटोलॉइड। और उसके पहले ये जो हो गए, उसके पहले ये जो हो गए, ये हो गए सारे के सारे मेटल। और ये हो गए मेटोलॉइड और ये हो गए नॉन मेटल। तो ऐसे जो पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों ही तत्व पाए जाते हैं, मतलब एक मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड, तीनों एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, मेटल, मेटोलॉइड एंड नॉन मेटल, तो हो जाएगा पी ब्लॉक। ये हमारा हो गया। और ये भी पूछा जाता है कि पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, तो अल्कलाइन मेटल, दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिक को छोड़ के अगर हम इसको इस तरह याद रखें, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, नियॉन 3, इस तरह अगर हम इनको नाम को नंबर के साथ याद रखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। धातु हो गए हमारे 91, उपधातु हो गए हमारे 7 और अधातु हो गए हमारे 20। आपको इस तरह से याद रखते हैं 20 जुलाई 1991 को मेरे दोस्त का बर्थडे आता है, 20 जुलाई 1991 को मेरे दोस्त का बर्थडे आता है। तो 20 हो गए अधातु और 7 हो गए उपधातु और 91 हो गए धातु। इस तरह इसको आप याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इससे बनने वाले संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में प्रथम समूह को कहते हैं। आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था ये कहते हैं क्षारीय धातु। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय धातु। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन समूह में द्रवित अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हेलोजन समूह में द्रवित अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है ब्रोमीन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु, अधातु, उपधातु तीनों किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा था एस और पी लास्ट वाले ब्लॉक में, मतलब पी ब्लॉक में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
कॉइन मेटल किस ग्रुप को कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, 11वें ग्रुप को कहते हैं। आधुनिक अवधि सारणी में लगभग कितने प्रतिशत धातु है, तो धातु कितनी थी 91 मतलब 118 में से जो है 91 धातु, तो ये लगभग आ जाएगी 80% के बराबर आ जाएगी, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक जो कहा जाता है ऑटो हॉर्न को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑटो हॉर्न को क्यों कहा जाता है, ऑटो हॉर्न ने जो है 1938 में नाभिक विखंडन की खोज की थी, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, इसलिए इनको जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत रूप किसने दिया था, ये दिया था हेनरी मोजले ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हेलोजन को किस समूह में रखा गया था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हेलोजन को किस समूह में रखा था, ये रखा गया था 7वें समूह में, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉबर्नियर के त्रिक में सोडियम और पोटेशियम के साथ रखा गया था, सोडियम और पोटेशियम के ग्रुप में, तो उसमें जो 5 ट्रिक दिए थे, सोडियम मतलब ये जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको याद रखने का तरीका है लीनाक के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। लीनाक हो गया, रखा गया था लिथियम को रखा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधातु नहीं है, उपधातु के अगर आप मतलब मेटोलाइट पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो मेटोलाइट अगर आपको याद होंगे 7 मेटोलाइट, तो 7 मेटोलाइट कौन कौन से, तो मेटोलाइट जैसे पोलोनियम हो गया, बोरान हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये जो है मेटोलाइट होते हैं, है ना। तो बिस्मथ जो है धातु है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडली द्वारा ज्ञात तत्व एका बोरान को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नाम दिया गया है, इसको आधुनिक आवर्त सारणी में जो नाम दिया गया है स्कैंडियम दिया गया है। स्कैंडियम इसके अलावा जो है एका एल्यूमिनियम किसको कहते हैं, वो कहते हैं गैलियम को, है ना। तो हमारा अभी का आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। एका बोरान किसे कहा गया है, स्कैंडियम को कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे आवर्त व 5वें समूह के तत्वों का नाम क्या है। अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो ये आ जाएगा वेनेडियम, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों को एक स्थान पर रखा था। न्यूलैंड ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें थे टोटल 61 एलिमेंट, ठीक है 61 एलिमेंट थे, लेकिन उन्होंने जो है 8 ग्रुप और 7 आवर्त में उन्होंने अरेंज किया था, मतलब 5 एलिमेंट को जो है डबल स्थान पर रख दिया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने स्थानों को डबल स्थान पर रखा गया है, तो ये था उन्होंने 5 एलिमेंट को जो है डबल रखा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रुप 15 को कहा जाता है, जैसे हमने देखा था ग्रुप 15 को, एक बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो 3 से 12 तक जो है डी ब्लॉक तत्व आते हैं ना। उसके बाद जो 13वें नंबर से चालू होता है बोरान फैमिली, फिर आता है कार्बन फैमिली 14 पे, फिर नाइट्रोजन फैमिली 15 पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन फैमिली। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये होती है फ्लोरीन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता किसकी होती है, ये होती है सीजीएम की। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इसके पहले वाला भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भारी तत्व है, ये है ऑस्मियम। तत्व पूछे धातु पूछे, दोनों में आंसर होगा ऑस्मियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, ये है फ्रेंसियम। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो धातु नहीं है, क्वेश्चन क्या है धातु पूछा है, और ये जो है सारे के सारे क्या है नॉन मेटल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप से आते हैं, और जो कि हेलोजन ग्रुप जो है अधातु में आता है। तो क्वेश्चन में हम अगर ऑप्शन देखें तो जो है हम डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, फ्रेंसियम जो है ओनली मात्र जहाँ धातु है। सर्वाधिक घनत्व किस धातु का होता है, सर्वाधिक घनत्व की अगर हम बात करें ये होता है ऑस्मियम का, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था हेनरी मोजले ने। इसके आधार पर उन्होंने जो है इसको डिसाइड किया था कि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु मतलब ये पूछ रहा है सेकंड ग्रुप की बात की जा रही है। सेकंड ग्रुप में क्या आता है, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन आता है, फिर अंतिम में हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, मतलब यहाँ आ गया हमारा बेरिलियम आ गया, है ना सेकंड में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेरिलियम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरिलियम। किसी समूह के तत्वों में क्या समानता होती है, किसी समूह के तत्वों में, मान लीजिए कोई ग्रुप है तो उसमें जो है क्या होता है, अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो शेलों की संख्या भी आपकी बढ़ती जाएगी, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, और इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी, है ना। तो इस आधार पर सबसे
तत्वों में क्या समानता होगी, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ग्रुप में जो है वैलेंसी या फिर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है समान होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एवं समूह की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है, 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। 18 ग्रुप और 7 आवर्त है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं का समूह है। संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो ये था 3 से 12 तक के, और फिर 13 से बाद जो है वो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली से चालू हो गई थी, मतलब पी ब्लॉक चालू हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेलोजन समूह में द्रवित तत्व है। तो ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया है, तो ये है ब्रोमीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे कम परमाणुविक त्रिज्या है। ये सबसे कम परमाणुविक त्रिज्या मतलब जो सब, अगर आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या है, परमाणुविक त्रिज्या जो है बढ़ेगी, है ना, मतलब ऊपर वाली की सबसे कम रहेगी, या तो हाइड्रोजन की या तो हीलियम की सबसे कम होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन तो दिया नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतिम प्राकृतिक तत्व है। अंतिम प्राकृतिक तत्व जो है जिसका किए थे हमने, ये है यूरेनियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक से, जो कि किसने बताया था, हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु पूछ रहा है, मतलब सेकंड ग्रुप की बात की जा रही है। सेकंड ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल है 6 एलिमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। इसको हमने कैसे याद रखे थे, इसको याद रखने का तरीका है 20 जुलाई 1991 को बर्थडे आता है मेरे दोस्त का। तो 20 क्या हो गया, ये नॉन मेटल हो गए, ये नॉन मेटल हो गए, ये मेटोलाइट हो गए, मेटोलाइट हो गए, और ये क्या हो गए, मेटल हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डेली बेसिस पे हमारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं।